सो गैस सॉलिड लिक्विड से क्यों अलग है ये समझा हमने, और गैस लिक्विड से और लिक्विड सॉलिड से अलग क्यों है आपस में, इनका जो कारण है कम्पिटिटिव फैक्टर्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी वाला, वो भी देखा हमने। सो अब एक बैकग्राउंड बन चुका है कि हमें गैसियस सिस्टम के बारे में स्टडी करना है, हमें गैसियस सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। और इस चैप्टर का अगर मैं कंटेंट की बात करूं जो हमें पढ़ना है, मैं अब वो बताता हूं आपको। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। और इसके अगर कंटेंट की बात करें तो मैं ये मान लेता हूं कि आपको गैस का जो प्रेशर होता है इसके बारे में एक जनरल आइडिया है जूनियर क्लासेस से। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, कि किसी भी गैस का एक प्रेशर होता है, क्योंकि अगर आप गैस को एक कंटेनर में लेते हो, अगर इस कंटेनर में मैं गैस मॉलिक्यूल लेता हूं तो ये गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है, ये गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में, और मोशन में होने के वजह से ये कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करेगा, ये कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करेगा, और कंटेनर के वॉल को स्ट्राइक करने की वजह से एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, और ये थ्रस्ट अपॉन एरिया इज प्रेशर, यही है गैस का प्रेशर। सो गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, गैस का एक वॉल्यूम होता है, गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, और कितना गैस हमने लिया है वो नंबर ऑफ मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं मीथेन गैस की बात करूं तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास है कैपिटल एम, वो 16। मैं अगर बोलूं 32 ग्राम गैस लिया है मैंने, तो आप 32 नहीं बोलकर आप बोलोगे 32/16, मतलब मैं बोलूंगा 2 मोल्स ऑफ मीथेन लिया है मैंने, 32 ग्राम नहीं बोलूंगा मैं बोलूंगा 2 मोल्स ऑफ मीथेन। अगर एमोनिया की बात हम करें, एमोनिया का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 17 है, मैं अगर 8.5 ग्राम एमोनिया लेता हूं तो आप ये नहीं बोलोगे कि 8.5, हम बोलेंगे कि 8.5/17, हम बोलेंगे 0.5 मोल एमोनिया है मेरे पास। सो ये नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये कुछ प्रॉपर्टीज है गैस की, और मैं यही मानता हूं कि आपको इनके बारे में आइडिया है। और इन सब को बेस करके हम इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम कुछ लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ सर्टेन लॉज ऑफ गैसेस, सर्टेन लॉज ऑफ गैसेस, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। और सर्टेन लॉज ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और हम इसका स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट देखेंगे, हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और हम डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे इसका, कैसे कैसे हम बॉयल्स लॉ को डिफरेंट ग्राफ्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन। बॉयल्स लॉ के बाद जो दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में भी सेम हम इसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इसका एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। 3 नंबर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ने के बाद हम एवोगैड्रो लॉ पढ़ेंगे, एवोगैड्रोज लॉ। 4th में हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हम ये लॉज को पढ़ेंगे, मैं सीरियस मतलब मैं इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करूंगा, हम ये लॉज पढ़ेंगे, ये हमारा कंटेंट होगा। फिर हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हम देखेंगे ये क्या है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन्स, अमागत्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, अमागत्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, ये हम पढ़ेंगे। और एक गेलुसैक्स लॉ है, वो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। ये कुछ लॉज हमें पढ़ने होते हैं पहले, और इन लॉज को पढ़ने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉज एक इक्वेशन डिराइव करेंगे हम। मैं आपको बताता हूं, जैसे इस इक्वेशन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन 3 लॉ के बेसिस में हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, एक इक्वेशन डिराइव हम करेंगे, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। सो डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एसआई की इक्वेशन हम डिराइव करना होता है हमें। ये जितने भी गैस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस, ये जितने भी
गैस लॉ है, ये कुछ थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। हमने माना है कि ये जो भी गैस से हम लॉज डिराइव कर रहे हैं वो गैस, all the gases obeys postulates of kinetic theory of gases। आपको समझना चाहिए ये बात। गैसेस के रिगार्डिंग एक थ्योरी है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैसेस के रिगार्डिंग एक थ्योरी है, उसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इस थ्योरी के 7 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स, 7 मेन पॉइंट्स, क्रक्स पॉइंट्स। हम मानते हैं कि जब कोई गैस इन 7 पॉइंट को ओबे करती है तो वो आइडियल गैस है। हम ये सारे इक्वेशन ये जो लॉज हम पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, हम मान लेते हैं कि जिस गैस से हम स्टडी कर रहे हैं लॉ की, वो ये सारे पॉइंट्स को ओबे करती है। मतलब ये गैसेस सारे पॉइंट्स को ओबे करती है, और क्योंकि ये गैस ये सारे पॉइंट्स को ओबे करती है तो हम कहते हैं ये आइडियल गैस है, बिकॉज इट इज ओबेइंग ऑल द पॉइंट्स। और क्योंकि ये आइडियल गैस है तो इस आइडियल गैस से जो इक्वेशन हमें मिलेगा हम उसे कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। हम उसे कहते हैं दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, हम रियल सिनेरियो में अपने चारों तरफ जो गैसेस देखते हैं वो रियल गैस होती है। दोस गैसेस आर रियल गैस। और 2 तरह की बात है, एक होता है आइडियल गैस। अगर कोई गैस ये 7 पॉइंट को ओबे करता है तो हम बोलेंगे वो आइडियल गैस है, और अगर कोई गैस 7 में से कुछ भी पॉइंट ओबे नहीं कर रहा तो हम बोलेंगे रियल गैस। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, इन रियल सिचुएशन द गैसेस डू नॉट ओबे ऑल दिस 7 पॉइंट्स, और हम क्या बोलेंगे, वो रियल गैस है। और अगर वो रियल गैस है तो मतलब ये जो PV इक्वल्स टू nRT है इसको ओबे नहीं करेगा। PV इज नॉट इक्वल्स टू nRT फॉर रियल गैस, और अगर गैस आइडियल है तो PV इक्वल्स टू nRT ओबे होगा, PV इक्वल्स टू nRT ओबे होगा। सो ये लॉज पढ़ने के बाद हम एक इक्वेशन बनाते हैं, वो है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। फिर हम समझेंगे कि रियल सिचुएशन में गैसेस जो होती है वो सारे पॉइंट्स ओबे नहीं करती, मतलब वो रियल गैस है, और रियल गैस PV इक्वल्स टू nRT ओबे नहीं करता। ये एक इक्वेशन को ओबे करेगा, उसको हम बोलेंगे वैंडरवाल गैस इक्वेशन। वैंडरवाल गैस इक्वेशन, ये इक्वेशन P प्लस A n स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू nRT, ये इक्वेशन रियल गैस इक्वेशन है। ये हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। दिस इज वैंडरवाल गैस इक्वेशन। 3 टास्क हमारे हो गए। पहला टास्क हम पढ़ेंगे गैस के लॉस के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे, तीसरा हम समझेंगे कि रियल गैस आइडियल गैस को ओबे नहीं करता तो हम रियल गैस इक्वेशन को पढ़ेंगे, रियल गैस इक्वेशन। और एक गैस अगर मैं आपको x दे देता हूं, एक सपोज x गैस है, और मैं आपको बोलूं कि ये गैस रियल है कि आइडियल है। किसी गैस का रियल होना आइडियल होना ये डिटरमाइंड होगा एक फैक्टर से, उस फैक्टर को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उस फैक्टर को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो 4th नंबर पॉइंट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम Z से लिखेंगे, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का वैल्यू अगर 1 होता है तो वो आइडियल गैस है। इफ Z इज इक्वल टू 1 द गैस इज आइडियल, Z का वैल्यू अगर 1 हो सकता है, अगर 1 ना हो तो या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। अगर 1 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिवली डिविएटेड, पॉजिटिव डिविएशन, और अगर Z का वैल्यू 1 से कम है तो हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन। और ये कैसे होगा ये हम पढ़ेंगे। सो ये लॉस पढ़ने के बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ने के बाद हम रियल गैस इक्वेशन को डिराइव करेंगे। हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है वो समझेंगे। इस फैक्टर से हम बता सकते हैं कोई गैस रियल है कि आइडियल है। और अगर मैं ये कहता हूं कि कोई गैस ये पोस्टुलेट्स को ओबे करेगी, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हमें ये जानना होगा कि ये पोस्टुलेट्स हैं क्या। सो मैं यहां पे एक नोट और बनाता हूं कि हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा पोस्टुलेट्स ऑफ केटीजी, 7 पॉइंट्स इसमें से पढ़ेंगे हम। सो ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट होगा हमारा। तो पहला हमें लॉस पढ़ने होते हैं, दूसरा हमें आइडियल गैस इक्वेशन,
तीसरा आप ऐसा मान लो कि ये पोस्टुलेट पढ़ना होगा। चौथा हमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बारे में पढ़ना होगा, फिर रियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ना होगा, और एक कंटेंट यहां पे ऐड करेंगे हम, वो है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। 6 नंबर में लिखता हूं, दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, यहां पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम पढ़ेंगे। एंड इसके बाद एक 7 नंबर पॉइंट हमें पढ़ना होगा, वो है बॉयल टेम्परेचर। 7 नंबर पॉइंट बॉयल टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे कि एक कंटेनर में अगर हम कोई गैस मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम गैस मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट वेलोसिटीज होती है। इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में है और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर मॉलिक्यूल के पास अलग अलग एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा। सो मैक्सवेल ने स्टडी किया था कि किस मॉलिक्यूल के पास कैसा स्पीड होगा। सो हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। 3 तरह की स्पीड हम पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, CMPS। ये हमारा कंटेंट होगा। कुछ लॉज पढ़ेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे हम। ये ऑर्डर में नहीं है, नेसेसरीली किसी ऑर्डर में नहीं है, पर ये हमारा कंटेंट है। मैं एक बार फिर से लिखता हूं इन सबको। सो हमें जो पढ़ना होता है वो है सर्टेन गैस लॉज, postulates of kinetic theory of gases, postulates of kinetic theory of gases। फिर हमें पढ़ना होता है डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, फिर हम पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन, फिर हमें पढ़ना होगा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। फिर आपको यहां पे मैं पढ़ाऊंगा लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, और यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। फिर हम पढ़ेंगे बॉयल टेम्परेचर, और इसके बाद हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, वो होगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के बारे में। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और एक ये जो डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन होगा, यहां पे हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में, R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये आप पहले भी नहीं पढ़े, अभी पढ़ोगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये R क्या है, इसका यूनिट क्या है, वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये पढ़ेंगे हम। सो ये हमारा पूरा चैप्टर है, और ये कहने की जरूरत नहीं कि न्यूमेरिकल्स तो इसमें होंगे ही होंगे, न्यूमेरिकल्स विल बी देयर। सो ये पूरा हमारा कंटेंट है, और ये कंटेंट हमें पढ़ना क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, किसका क्या रिलेशन है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप एक चैप्टर जब भी रिवीजन करोगे, आप ये देखो कि ये कंटेंट आपका हुआ कि नहीं, ये सारे पॉइंट्स आप रिकैपिचुलेट कर पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के कंटेंट का। अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं।